नमस्कार, मैं हूं हिमांशु तिवारी। हाजिर हूं आपके सामने साल 2010 के अपराध की फहरिस्त के साथ। बेखौफ अपराधियों के साए से साल 2010 भी महफूज न रह सका। साल 2010 में भी जुर्म की कई खौफनाक दास्तान लिखी गई। कहीं बेकसूर लोगों का खून बहा तो कहीं नाबालिग से बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों ने जमकर कोहराम मचाया। ऐसे ही अपराध और अपराधियों की काली करतूत का कच्चा चिट्ठा लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने खास प्रोग्राम साल 2010 के 10 बड़े अपराधों के साथ। देखिए दिल को दहलाने वाली ये वारदातें हमारे 5 रिपोर्टर्स के साथ। हमारे देश में आपसी भाईचारा नापाक आतंकियों को बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें तो बेगुनाहों के खून को देखकर तसल्ली मिलती है, मासूमों की चीख पुकार सुनकर उसके दिल को सुकून मिलता है। वाराणसी में हुआ आतंकी हमला भी आतंकियों की इसी घिनौनी सोच का एक नमूना था, जिसने गंगा आरती के रंग में भंग कर दिया। साल के अंत में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र को धता बताते हुए आतंकियों ने हिंदुओं के मुख्य धार्मिक स्थल वाराणसी पर सीरियल ब्लास्ट को प्लान किया, जिसके तहत गंगा आरती के दौरान जो ब्लास्ट हुआ उसने तहलका मचा दिया। तारीख 7 दिसंबर 2010, दिन मंगलवार, वक्त 6:35, जगह वाराणसी का शीतला घाट। हर रोज की तरह मंगलवार शाम भी वाराणसी के शीतला घाट पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे हुए थे। गंगा मैया की आरती चल रही थी। पूरा घाट गंगा मैया के जयकारों से गूंज रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और घाट की पूरी तस्वीर बदल गई। देखते ही देखते घाट पर भगदड़ मच गई। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ धूल का गुबार था, चीख पुकार की आवाजें और लोग बेसुध होकर इधर से उधर भाग रहे थे। इसी बीच देश भर के न्यूज चैनल्स पर आई धमाके की खबर ने देश भर में दहशत फैला दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। लेकिन जल्द ही गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि यह कोई आम धमाका नहीं, बल्कि आतंकी हमला था, जो फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया। धमाके के करीब 2 घंटे बाद मुंबई के मलाड इलाके से खौफ का ईमेल भेजा गया। ये ईमेल कई निजी न्यूज चैनलों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तर में भी भेजा गया। ईमेल में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं गृह मंत्रालय का यह मानना है कि यह खौफनाक साजिश 2 आतंकी संगठन हुजी और सिमी ने मिलकर रची। इस धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि हर सुनने वाला खौफ से थर्रा उठा। बनारस के लोगों के ज़हन में एक बार फिर 3 साल पुरानी वो कड़वी यादें ताजा हो गई, जब वाराणसी के ही संकट मोचन मंदिर में आतंकी हमला हुआ था। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर थी, जिसमें एक बच्ची की मौत की भी खबर आई। जांच में ये बात भी साफ हो गई कि धमाका दूध के डिब्बे में प्लांट किया गया था। धमाके के चंद मिनटों के बाद ही पूरे शहर सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। पूरे घाट का मंजर बदल चुका था। बम धमाका इतना जोरदार था कि घाट पर बनी पत्थर की बेहद मजबूत और प्राचीन पौड़ियां भी मलबे में तब्दील हो गई। यानी साल 2010 के अंत में आतंकियों ने आखिरकार हिंदुस्तानियों के ज़हन में मुंबई हमले की कड़वी याद फिर ताजा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़। चंद लोगों का लालच 70 लोगों की जिंदगी ली जाएगा सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में जो मौत की इमारत गिरी, उस खूनी दास्तान की स्याही बनी थी 70 बेगुनाहों के खून से।
जी हाँ, इस वक्त मैं जिस मलबे के ढेर पे खड़ा हूँ, यहाँ कभी एक 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी जिसमें 200 से ज्यादा लोग रहते थे। यकीन मानिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये बिल्डिंग धराशायी हुई, बिल्डिंग के सभी कमरों में लोग मौजूद थे। नवंबर 2010 दिन था सोमवार का, जब इसी दिन की शाम दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को दहलाने वाली रही। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गए जब यहां 5 मंजिला इमारत एकाएक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान और परेशान था। इस हादसे में किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। बस मौत मासूम लोगों को अपनी आगोश लेती रही। लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क के पास यह हादसा रात तकरीबन 8 बजे हुआ। बेहद सकरी गली होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने भी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर घायलों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रात भर बचाव कार्य चलता रहा। इस बिल्डिंग में रहने वाले 70 से ज्यादा परिवार मलबे में दब चुके थे। इस हादसे में 70 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इतने ही लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। सभी घायलों को एलएनजेपी, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। एहतियात के तौर पर इन सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा दूसरे मरीजों के लिए बंद कर दी गई। राहत और बचाव कार्य में एनडीएफआरए की टीमें भी लगी रही। पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। लोगों के शव मलबे से निकलते रहे। हर तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल था। इस हादसे में कईयों का तो पूरा परिवार खत्म हो गया। बच्चे अपने मां के लिए रो रहे थे, तो कोई अपने पति को लाशों में तलाश रही थी। किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया था, तो किसी के सारे ख्वाब इस इमारत में ज़मींदोज़ हो चुके थे। चारों ओर मातम, हैरानी और गुस्सा। हर तरफ मौत तांडव कर रही थी और सरकार के चंद नुमाइंदे अपना ही राग अलाप रहे थे। लोगों के ज़हन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि उनकी क्या गलती थी जिन्हें मौत ने अपना निवाला बनाया। उनकी क्या खता थी जो इमारत के मालिक अमृतपाल सिंह उन्हें और उनके परिवार को इतनी बड़ी सजा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़ितों की खामोश निगाहों में कई सवाल और कौंध रहे थे। मसलन इमारत के मालिक अमृतपाल के खिलाफ सही समय पर सही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इमारत में चौथे माले को बनाने की इजाजत देने वाले एमसीडी के रिश्वतखोर अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यहाँ तक कि सवालों के साए से दिल्ली सरकार का दामन भी अछूता नहीं रहा। दिल्ली से A to Z न्यूज के लिए प्रणा शर्मा के साथ अरविंद सिंह की रिपोर्ट। साल के अपराधों की उल्टी गिनती चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं वो वारदातें जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। अपराध दर अपराध होते रहे, खून बहता रहा और जुर्म की फहरिस्त लंबी होती रही। फिलहाल यहां रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटेंगे टोटल रिकॉल 2010 के साथ।